हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं लाली वर्मा आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और साथ ही आशा भी करती हूँ कि आप सभी होंगे स्वस्थ, खुश, प्रसन्न और बहुत ही अच्छे से मन लगाकर खुश होकर वीडियो देखने बैठ गए होंगे। बताओ जल्दी। अच्छा बताओ, मैं इतनी सारी आशाएं करती हूँ आपसे, इतनी सारी उम्मीदें करती हूँ, क्या आप सच में मेरी उम्मीदों पर खरा उतरते हो? सच में बताओ बच्चे, जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा लगता है पढ़ना? क्या पढ़ना चाहेंगे और बताइए। पाठ्य पुस्तक तो हम कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ फिर हम व्याकरण भी करेंगे। क्या पढ़ोगे व्याकरण भी? तो जल्दी से लिंक शेयर करो अपने फ्रेंड्स को ताकि वे भी देख सकें। चलो तो अब हम चलते हैं। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 3 का पाठ 5 शुरू कर दिया है। नाम है हुंडरू का जल प्रपात, लिखा है कामता प्रसाद सिंह। ठीक है, कामता प्रसाद जी काम ने। तो अब हम उसके प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। आशा करती हूं आपने बहुत ध्यान से प्रीवियस वीडियो देख लिया है। देखा? क्या देखा उसमें, क्या सुना उसमें? क्या है हुंडरू, कहाँ है, कहाँ से कितने किलोमीटर है? अच्छा ओके, देखो मैं यहाँ पर एक सॉरी, मैं एक कुछ बना रही हूँ। आप बताना कि कहाँ मुझे क्या लिखना है। मैंने बनाया, ठीक है। अब मैं बना रही हूँ ठीक, और इस तरह से। अब बताइए यहां मैं क्या लिखूं, यहां मैं क्या लिखूं और वहां मैं क्या लिखूं? बताना, चलो सोच लेना। तो पहला प्रश्न है, जैसे हुंडरू का झरना वैसे उसका मार्ग, इस कथन की व्याख्या कीजिए। जैसे हुंडरू का झरना वैसे उसका मार्ग, इस कथन की व्याख्या कीजिए। मतलब गांधी जी ने कुछ कहा था कि साध्य के लिए साधन भी अच्छा होना चाहिए। मतलब महान साध्य के लिए साधन भी महान होना चाहिए। यदि लक्ष्य, अच्छे महान लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है तो रास्ते भी महान ही होना चाहिए, मेहनत भी हमारी महान ही होनी चाहिए। हुंडरू का झरना अत्यंत आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक है। उसी प्रकार हुंडरू जाने का मार्ग भी आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक है। मार्ग में बीहड़ जंगल, जिसमें हिंसक जीवों की आवाज सुनाई देती है और साथ ही साथ विविध प्रकार के पक्षियों का कलरव मनमोहक लगता है। तो हुंडरू का झरना अत्यंत आकर्षक है, मनमोहक है और आनंददायक है। क्या लिखना है? अच्छा बता देती हूँ भैया। यहाँ पर ये है रांची, ये है पुरलिया, वो क्या था, और ये है हुंडरू। ठीक ठीक। तो यहाँ पर हुंडरू का जो झरना है वो अत्यंत आकर्षक है। रांची से हुंडरू की दूरी 27 किलोमीटर है और जब एक सड़क पार मतलब सड़क के पास जाते हैं 14 किलोमीटर चलते हैं, फिर उस सड़क से 13 किलोमीटर फिर जाते हैं, फिर जाकर डायरेक्ट कहीं से रांची और हुंडरू के लिए डायरेक्ट रास्ता नहीं है। ठीक है। हुंडरू का झरना अत्यंत आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक है। उसी प्रकार हुंडरू जाने का मार्ग भी आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक है। तो हुंडरू का झरना जितना अच्छा है, जितना आनंददायक है, उतना ही वहां पर जाने का मार्ग भी आकर्षक और मनमोहक है। पता है कैसे मार्ग को आकर्षक कहा है? बीहड़ जंगल, नरभक्षी
पशुओं की, जानवरों की आवाजों से गूंजता जंगल, फिर पक्षियों के कलरव करते मनमोहक स्वर, हरे भरे खेतों की हरियाली रास्ते का आनंद और भी बढ़ा देता है। अब यहां पर जा रहे हैं बीहड़, बीहड़ मतलब एकदम घने जंगल, घने जंगल, ठीक है, बीहड़, घने जंगल और खतरनाक रास्ता, खतरनाक रास्ता या भयंकर रास्ता। मार्ग में बीहड़ जंगल, जिसमें हिंसक जीवों की आवाज के साथ साथ विविध पक्षियों का कलरव मनमोहक लगता है। हरे भरे खेतों की हरियाली रास्ते का आनंद और भी बढ़ा देता है। हुंडरू का जलप्रपात से उत्पन्न धबल धाग मन के सारे विकारों को दूर कर देता है। हमने पढ़ा था ना कि वहां जाकर तो ऐसा लगता है कि बस 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 यहाँ से कहीं नहीं जाना, यही सब कुछ है, यहीं पर रुक जाना है, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, किसी भी तरह से कहीं जाना ही नहीं है, ऐसा लगता है बस वहीं रुकना है। तो ये हरे भरे खेतों की हरियाली रास्ते के आनंद को और भी बढ़ा देता है। हुंडरू का जलप्रपात से उत्पन्न धवल झाग मन के सारे विकारों को दूर कर देता है। तो जो वो जलप्रपात है, जो झरना है, एक तो कई सारी धाराएं बहती हैं, और जब वो एक साथ बहती हैं तो आप याद कीजिए, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जब वो एक साथ पर्वत से गिरता है, पहाड़ से गिरता है, तो उसकी वेग, उसका वेग या उसकी गति इतनी तीव्र होती है, इतना भयंकर कि हाथी भी यदि आ जाए तो वो भी कहाँ लापता, कहाँ बह जाए, कोई नहीं कह सकता, कुछ नहीं कह सकता। तो ये जो हुंडरू का जलप्रपात है, उस पर उत्पन्न जल मन के सारे विकारों को दूर कर देता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि जैसे हुंडरू का झरना वैसे उसका मार्ग, तो वो आकर्षक है, मनोहारी है, आनंददायक है, उतना ही उसका जाने का रास्ता भी बड़ा खतरनाक है, भयंकर है। बीहड़ जंगल है, नरभक्षी जानवरों की आवाज़ें आती हैं, तरह तरह के पक्षियों की कलरव सुनाई देते हैं, फिर खेत हैं, हरे हरे लहराते खेत, तो वहाँ की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। तो ऐसा लगता है मानो ये जलप्रपात उत्पन्न धवल झाग मन के सारे विकारों को दूर कर देगा। दूसरा है, हुंडरू का झरना कैसे बना है? कैसे बना है बताओ? जैसे सभी झरने होते हैं, कैसे बना है? क्या कोई अलग तरीके से बना है हुंडरू का झरना? स्वर्ण रेखा नदी पहाड़ को पार करने के लिए अनेक भागों में विभक्त हो जाती है। जो स्वर्ण रेखा नदी है, स्वर्ण रेखा नदी पहाड़ को पार करने के लिए अनेक भागों में विभक्त हो जाती है। जब पहाड़ हैं, उनको पार करने के लिए जो स्वर्ण रेखा, एक नदी है, देखो नदी है, अब यहां पर पहाड़ है, तो वो कई भागों में बट जाती है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, ठीक है। तो स्वर्ण रेखा नदी पहाड़ को पार करने के लिए अनेक भागों में बट जाती है, पुनः एक जगह होकर पहाड़ से उतरती है, फिर मिल जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं। देखो दूसरी जगह बनाते हैं अपन इसको अच्छे से, कि ये है पहाड़, स्वर्ण रेखा नदी आ रही है, तो पहाड़ को पार करने के लिए वो कई भागों में विभक्त हो गई, लेकिन अब वो जब गिरेगी तो वो जो धार है वो पुनः एक हो जाती है, पुनः एक हो जाती है, पुनः वो एक हो जाती है, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी पहाड़ को पार करने के लिए अनेक भागों में विभक्त हो जाती है, टूट जाती है, बिखर जाती है, पुनः एक जगह होकर पहाड़ से उतरती है। यह है हुंडरू का झरना, जो 243 फीट ऊपर से गिरती है। कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा नदी। याद रखिएगा, जब भी आपको हुंडरू का झरना से संबंधित कोई प्रश्न आए या इसके पूछा जाए कि कैसे है, कहाँ से बना, कहाँ से गिरता है,
तो ये आपको लिखना होगा पूरी तरह से, अच्छी तरह से कि स्वर्ण रेखा नदी जब पहाड़ से आती है तो वह कई धारों में विभक्त हो जाती है, पुनः वह एक होकर नीचे गिरती है। और यह कितना है? हुंडरू का झरना जो 243 फीट ऊपर से गिरता है, 243 फीट ऊपर से गिरता है, यही है हुंडरू का झरना। स्वयं झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने से आगे का दृश्य। स्वयं झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने से आगे का दृश्य। उस दृश्य की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। हुंडरू झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है उसके आगे का दृश्य। क्या है आगे? आगे घाटी है। यस, आगे है घाटी। पहाड़ों के बीच पतली नदी मानो थर्मामीटर का पारा हो। आपने देखा होगा ना, थर्मामीटर में जो पारा रहता है इतना अच्छा, मतलब सॉफ्ट सा, यहाँ वहाँ उछलता कूदता सा रहता है, पतला सा बिल्कुल। उसी को ऐसे करो, देखो तो फिर नाप पा जाता है बुखार की कितने डिग्री है, क्या है ना। तो ये सब हुंडरू झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है उसके आगे का दृश्य। आगे घाटी है, पहाड़ों के बीच पतली नदी मानो थर्मामीटर का पारा हो। नदी के इर्द गिर्द पत्थरों का अंवार, उस पर झाड़ी, चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता दिखाई पड़ती है। संपूर्ण दृश्य प्राकृतिक है। स्वर्ण जैसा सुख देने वाला हुंडरू के झरने से आगे का दृश्य है। अगला है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर समझाइए कि किस यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए किन किन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रस्तुत पाठ के आधार पर बताइए कि किसी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए किन किन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अब लेखक कामता प्रसाद सिंह जी ने ये यात्रा वृत्तांत लिखा है, हुंडरू का जलप्रपात, और इस पाठ को हमने पढ़ा। जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो वो पहला वाला वीडियो जरूर देख लेना, बहुत आनंद आने वाला है आपको। ऐसा लगेगा जैसे हम सब हुंडरू ही गए हैं और वहां के दृश्यों को देखा है। तो प्रश्न इसलिए पूछा गया है कि कोई भी कि किसी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए उसमें कौन कौन सी बातों को शामिल करना आवश्यक होता है। तो हमें लेखक की बातों को ध्यान से देखना होगा, सुनना होगा, समझना होगा। प्रस्तुत पाठ हुंडरू का जलप्रपात यात्रा वृत्तांत है। जिसमें यात्रा का वर्णन हो वो यात्रा वृत्तांत कहलाता है। किसी भी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ, ध्यान से सुनना, किसी भी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए वहां के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति का भी वर्णन अनिवार्य है। अब सुनो, जैसे ये है, मान लो कोई यात्रा वृत्तांत, अब इसको बनाना है हमें रोचक, तो कैसे बनेगा? रोचक कैसे बनेगा बेटा? ये रोचक बनेगा ऐसे कि हमें उसमें करनी होंगी शामिल बातें। क्या क्या करनी होंगी? हमें प्राकृतिक, वहां की प्राकृतिक सौंदर्य को बताना होगा, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन, ठीक है? ऐसे याद रखोगे तो भूलोगे नहीं। और फिर क्या करेंगे हम? वहां की सांस्कृतिक वर्णन, फिर सामाजिक वर्णन, सामाजिक वर्णन भी करना होगा, फिर आर्थिक स्थिति का भी वर्णन करना होगा, ठीक है? और बस इतना ठीक है। अब किसी भी, ये याद रखना कि कोई भी यात्रा वृत्तांत तभी रोचक हो सकता है,
ठीक है, कोई भी यात्रा वृतांत तभी रोचक हो सकता है जब उसमें प्राकृतिक सौंदर्य हो, सांस्कृतिक वर्णन हो, सामाजिक वर्णन हो और आर्थिक वर्णन हो। तभी जाकर किसी यात्रा वृतांत को रोचक भी बनाया जा सकता है, पठनीय भी बना जा सकता है। और जो भी, जैसे हम पढ़ रहे हैं, हमने पाठ पढ़ा ना, हुंड्रू का जलप्रपात, कितना मजा आया था। जिसने नहीं देखा है देखो जरा जल्दी से, तब आपको समझ में आ जाएगा कि वाह, ऐसा लगता है कि हम ही हों और हम बिल्कुल लेखक के साथ साथ यात्रा कर रहे हो। तो यात्रा वृतांत को रोचक बनाने के लिए वहां की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, प्राकृतिक तो है ही, प्रकृति का वर्णन तो सबसे पहले है। तो प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन, सामाजिक वर्णन, सांस्कृतिक वर्णन और आर्थिक वर्णन उसमें अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। जैसे कि हुंड्रू का जलप्रपात शीर्षक पाठ में लेखक ने वर्णन किया है। अब कहां कहां किया है, कुछ समझ में आया? प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो प्रकृति थी, प्रकृति का वर्णन किया है। फिर वहाँ का समाज के लोग, सांस्कृतिक किस तरह के वहाँ के लोग रहते थे, बिल्कुल वेशभूषा साधारण सी पहनते हैं। फिर आर्थिक में उन्होंने ये बताया कि वहाँ ज़्यादा खाने पीने की व्यवस्था तो नहीं है, यदि और कहीं ये स्थान होता तो वहाँ लोग बहुत सारी व्यवस्था कर लेते। मतलब वहाँ की आर्थिक इतनी मजबूती स्थिति नहीं बताई उन्होंने। ठीक है, तो ये किसी भी यात्रा वृतांत को रोचक बनाने के लिए इन बातों का अवश्य ख्याल रखा जाना चाहिए। यहां पर एक दृश्य का वर्णन दो तरह से किया गया है। पहला है का, हुंड्रू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हिरण की तरह छलांग भरता है, हरिण भी कहते हैं, और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। तो क्या क्या कहा है? कहीं सांप की तरह, सांप, ठीक है, हिरण, और क्या दिया है? बाघ। कहीं तो वो सांप की तरह चक्कर काटता है, सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हिरण की तरह छलांग लगाता है, ठीक है, और कहीं बाघ की तरह गरजता है, नीचे गिरता है। तो हुंड्रू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हिरण की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गरजता है और नीचे गिरता है। बस उसी के बारे में यहां पर बताया है कि ये जो है वर्णन किया गया है। दूसरा है, हुंड्रू का पानी चक्कर काटकर छलांग भरता हुआ नीचे गिरता है। इसमें से कौन सा वर्णन आपको अच्छा लगा और क्यों? सांप की तरह चक्कर काटना, हिरण की तरह छलांग लगाना या बाघ की तरह नीचे गिरना? तो हुंड्रू का पानी चक्कर काटकर छलांग भरता हुआ नीचे गिरता है। इसमें से आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा बताइए? तो हमें लगा है उपरोक्त दो कथनों में मुझे प्रथम कथन का तरीका अच्छा लगा, क्योंकि प्रथम कथन में विशेष्य और विशेषण दोनों का प्रयोग है, जबकि दूसरे कथन में विशेषण मात्र है। प्रथम कथन अलंकार पूर्ण है, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, जैसे सांप की तरह चक्कर काटना, हिरण की तरह छलांग लगाना। ठीक है, आशा करती हूं बहुत ध्यानपूर्वक सुने हैं आपने प्रश्नों को और उत्तरों को जाना है। तो अब आई होप आपको ये पाठ भी समझ में आया और हुंड्रू जलप्रपात कितने किलोमीटर दूर, कितनी ऊंचाई की दूरी पर है, कितनी ऊंचाई से गिरता है? 243 फीट। ओके, और रांची से हुंड्रू कितने किलोमीटर है? 27 किलोमीटर। याद रखिएगा और बहुत ध्यानपूर्वक इसी तरह मेरे साथ बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना, बाय बाय, थैंक यू सो मच।